नमस्कार बच्चों, आज बीए द्वितीय वर्ष की छात्रों का स्वागत है मेरी कक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों नाटक के तत्व। नाटक के जो तत्व हैं वो 7 तत्व माने जाते हैं। हमारे जो द्वितीय वर्ष में जो टॉपिक है वो है एकांकी और नाटक। अभी बीकानेर विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें नाटक चल रहा है मुक्ति पर्व। मीराबाई के जीवन पर आधारित है। नाटक कोई न कोई किसी न किसी कथानक पर आधारित होता ही है। नाटक जो होता है चूंकि वो रंगमंच पर खेला जा सकता है, वो कहानी से और उपन्यास से इसलिए ही अलग होता है कि जो एक तत्व है वो कहानी और उपन्यास से बिल्कुल अलग होता है, और वो तत्व है इसका 7वां, और यूं माना जाए तो पहला, अभिनेता और रंगमंच। अभिनेता यानी उसके अंदर नाटकीयता, एक्टिंग पावर, उसके अंदर जो पात्र हैं उन पात्रों का जो व्यवहार है, उन पात्रों का जो संवाद अदायगी है, उन पात्रों का जो वेशभूषा है, उन पात्रों की वहाँ की जो साज सज्जा है, ये सब अभिनेता और रंगमंच के अंतर्गत आता है। रंगमंच के माध्यम से ही एक नाटककार जो है वो अपने जो दृश्य है उनको प्रभावी बना सकता है, और एक प्रभावी दृश्य बनाने के लिए वो उसके अंदर रंग के संकेत देता है कि शुरू में जैसे पर्दा खुलता है, खुलते ही पहले दृश्य में वो व्यक्ति वहां बैठा है, या इस तरफ कमरे के दरवाजे से पर्दा हटाकर एक जना आ रहा है और वो उठ के खड़ा होता है या टहल रहा है। मध्यम वर्ग का यदि परिवार दिखाना है तो उसी तरह की साज सज्जा है। उच्च वर्ग के यदि परिवार का नाटक है, उनकी कहानी है, तो उस तरह का ही साज सज्जा होती है। तो बच्चों, नाटक के तत्वों में अभिनेता और रंगमंच का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी एक नाटक सफल नाटक कहला सकता है। हर नाटक के अंदर एक कथानक होता ही होता है। कथानक वही घटनाओं का तंतुजाल जिसको हम कहानी कहते हैं, उसके अंदर भी एक कथा चलती है। वो कथा किसके माध्यम से? पात्रों के माध्यम से चलती है। तो दूसरा तत्व हुआ हमारा पात्र या चरित्र। और ये पात्र जो है ये भी प्रमुख और गौण 2 प्रकार के पात्र होते हैं, और स्वभाव के आधार पर अच्छे और बुरे पात्र होते हैं, और तीसरे विकसनशील चरित्र होते हैं जो पहले बुरे होते हैं लेकिन समय पाकर वो अच्छे हो जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जो पात्र हैं ये पात्र अपने संवाद के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, कथन फिर उपकथन, एक जना बोला दूसरे ने उसका जवाब दिया, उसी आधार पर वो जो नाटक है वो आगे बढ़ता है। तो ये जो संवाद है ये भी पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। विशेषता क्या है? नाटक का जो कथानक है वो घटनाओं का तंतुजाल होते हुए उसके अंदर बहुत अधिक विस्तार की संभावना नहीं होती है। जैसे कि उपन्यास में कथानक के विस्तार की संभावना अधिक होती है, कहानी में नहीं होती, वैसे ही नाटक का जो कथानक है वो अत्यंत संक्षिप्त नहीं हो सकता लेकिन बहुत विस्तृत भी नहीं हो सकता। उसका आकार मध्यम रहता है। एकांकी में उसका आकार छोटा रहता है, संक्षिप्त रहता है। ये जो घटनाओं का जो तंतुजाल है, ये जो कहानी है, नाटक की जो कथानक है, वो बिल्कुल सीधा पेड़ की प्रमुख डाली की तरह आगे बढ़ता है, और शाखाओं और प्रशाखाओं की तरह जो छोटी छोटी उसके अंदर अवान्तर घटनाएं हैं उनका कई बार इशारा या उनका थोड़ा सा मंचन उसके अंदर करवाया जा सकता है। जैसे कि आप फिल्म देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं स्टोरी होती है, हीरो हीरोइन होते हैं, डायलॉग होते हैं। ठीक वैसे ही जो नाटक के तत्व हैं उनको याद करने का भी बड़ा सुंदर और सही तरीका यही है कि उसके अंदर भी एक स्टोरी है, कथानक है, उसके अंदर भी हीरो हीरोइन यानी पात्र है या चरित्र है, और वो भी कोई न कोई डायलॉग बोलते हैं, संवाद है। तो संवाद कैसे है? संवाद उन पात्रों के अनुरूप है। संवाद अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, अन्यथा नाटक उबाऊ हो जाता है। नाटक को रुचिकर बनाने के लिए और बहुत जल्दी आगे बढ़ाने के लिए उसके जो संवाद है वो सारगर्भित होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, मौलिक हों और पात्र के अनुरूप हों। और वो जो संवाद है वो किसी न किसी भाषा में होते हैं। तो जो भाषा है वो भाषा उस नाटक के अनुरूप होनी चाहिए, उन पात्रों के भी अनुरूप होनी चाहिए। नाटक का पात्र यदि डॉक्टर है तो वो एक सुसंस्कृत और सुसभ्य भाषा का
प्रयोग करेगा और उस नाटक का पात्र यदि बहुत ही अनपढ़ या मछुआरा या कोई किसान इस तरह का व्यक्ति है तो उसकी भाषा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। शैली माने तरीका। नाटक के अंदर भी जो शैलियों का प्रयोग होता है उसमें भी पूर्व दीप्ति प्रकार शैली है, वर्णनात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है और उसके अंदर अभिनयात्मक शैली भी है। यानी उसके अंदर जो पात्र है वो अपनी संवाद अदायगी में उस अभिनय शक्ति का प्रयोग करते हैं। कहानी में तो हम सिर्फ पढ़ते हैं कि किस पात्र ने किसे क्या कहा, लेकिन नाटक के अंदर बाकायदा चूंकि ये दृश्य विधा है बच्चों जिसे हम देख सकते हैं, इसलिए इसके अंदर एक्टिंग पावर अधिक होती है। अभिनय शक्ति जो है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब एक पात्र बोलता है तो उसकी जो शैली है, जिसका जो टोन है, बोलने का भाषा का तरीका, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक पिता खड़ा है, पुत्र आया है और पुत्र कह रहा है मुझे 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। अब पिता की जो टोन है उससे हमें उस पुत्र के चरित्र का पता चलता है। पिता कहता है ठीक है बेटा, बिल्कुल तुम्हें आवश्यकता है, मैं तुम्हारे खाते में डलवा देता हूँ या मैं भी दे देता हूँ, तुम ले जाओ। दूसरे में अच्छा रोज रोज किस बात के उड़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी टोन, उसकी भाषा, इससे हमें पता चलता है रोज रोज वो बच्चा उड़ा रहा है। तीसरा वो कहता है पिताजी मुझे रुपयों की आवश्यकता है। आज तुम्हें कैसे रुपयों की आवश्यकता पड़ गई? इससे पहले तो तुमने कभी नहीं मांगे, आज तुम्हारा स्वाभिमान आड़े नहीं आ रहा। यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है। चौथे में वो कहता है पिता के पास तुम्हें अधिक पैसे नजर आ रहे हैं, मैं तुम्हें किसी भी हाल में पैसे देने को तैयार नहीं हूँ, जाओ अपना कमाओ और अपने पैसे जुटाओ। यहाँ पिता की कंजूसी का, पिता की मितव्ययता का हमें पता चलता है। कहने का तात्पर्य है नाटक के अंदर बच्चों जो शैली होती है, जो तरीका होता है, जो टोन होती है, जो भाषा होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो संवाद अदायगी में हम इस भाषा और शैली को बखूबी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इसका पांचवा जो तत्व है वो है संकलन त्रय। 3 चीजों का ये संकलन है। त्रय माने 3, ये 3 चीजें हैं बच्चों। देश माने स्थान, कि ये किस स्थान का नाटक है, ये किस काल यानी किस समय का नाटक है, कौन से समय में रचा गया है ये नाटक और इसका वातावरण कैसा है यानी परिवेश कैसा है। देशी है, विदेशी है, ग्रामीण है, शहरी है, कैसा परिवेश है। ये तीनों चीजें जो है ये नाटक के अंदर विशेष भूमिका का निर्वहन करती है। नाटक रचा जा रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का और उसके अंदर उसी प्रकार की वेशभूषा का प्रयोग होगा, वैसे ही रंग संकेत होंगे, वैसे ही उसके डायलॉग होंगे, संवाद होंगे और उसी के अनुरूप उसका देश, काल और वातावरण तीनों उसके अनुरूप चुने जाएंगे। 57 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी तो उस समय जो तीर, तलवार, भाले, घोड़े इन सब का जो प्रयोग होता था युद्ध में, तो उस नाटक में भी इनका ही वर्णन होगा, उसकी वैसी ही वेशभूषा का वर्णन होगा, वैसी ही भाषा का प्रयोग होगा। यदि वो आधुनिक शब्दावली का प्रयोग कर देते हैं तो नाटक विश्वसनीय नहीं रह पाएगा। तो ये जो संकलन त्रय है बच्चों, इसका भी नाटक में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अतः किसी भी नाटक की रचना के समय उसको विश्वसनीय बनाने के लिए उसके अंदर स्थान, समय और परिवेश का बिल्कुल सम्यक निर्वहन किया जाना अति आवश्यक होता है। और इसी प्रकार इसका जो छठा तत्व है जो उद्देश्य, नाटक रचने के पीछे नाटककार का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जैसे मोहन राकेश ने लिखा है आधे अधूरे, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है ध्रुव स्वामी ने, इन नाटकों के पीछे स्कंदगुप्त लिखा है, चंद्रगुप्त लिखा है। इन नाटकों के पीछे लेखक का एक उद्देश्य रहता है। नाटककार का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना है, शिक्षा देना है, समाज को जागरूक करना है, या फिर हमारे उन पूर्वजों को हमारे सामने उनके जीवन चरित्र को रख देते हैं। जैसे शिवाजी नाटक है, ये विवेकानंद है, तो इनको हमारे सामने इस तरह से उपस्थित कर देते हैं कि हम हमारे पूर्वजों पर गर्व करते हुए अंदर की भीतरी शक्ति को पुनः जगाकर अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक हो सके, सहयोगी बन सके। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान को जगाना,
समाज को जागरूक करना, समाज को समस्याओं के प्रति जूझने की शक्ति प्रदान करना और समाज को एक नई दिशा देना इन नाटकों का उद्देश्य होता है। मोहन राकेश ने लिखा है आधे अधूरे। पूरा नाटक मध्य वर्ग की चेतना को लिए हुए, मध्य वर्ग की विडंबना को लिए हुए, आज की आधुनिक समस्याओं को लिए हुए, दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को लेकर रचा गया जो नाटक है, ये भी निश्चित रूप से मध्य वर्ग को चेतन करता है। सामाजिक समस्याओं को बखूबी हमारे सामने उपस्थित कर देता है और उसकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जो दर्शक हैं या नाटक के पाठक हैं उनको वो मजबूर कर देता है। तो बच्चों, नाटक का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है और उद्देश्य के साथ ही उसका शीर्षक, जैसा कि मैंने आपको बताया फिल्मों का जो शीर्षक होता है वो शीर्षक भी जैसे बहुत जिज्ञासात्मक, मौलिक, नया और अपने कथानक से संबद्ध हो, उसी प्रकार जो नाटक का शीर्षक होता है वो भी नाटक के कथानक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। या तो घटनाक्रम के आधार पर हो सकता है, जैसे 1957 की क्रांति को लेकर यदि कोई नाटक रचा जाए, उसका नाम गदर हो सकता है, क्रांति हो सकता है, या फिर उसके अंदर किसी की प्रमुख भूमिका है, उसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाटक भी हो सकता है। ऐसे ही किसी भी वीर योद्धा के नाम से वीर रस के जो नाटक है वो वैसे हो सकते हैं, श्रृंगार रस के जो नाटक है वो वैसे हो सकते हैं। सामाजिक नाटक है, उसमें यदि कोई पात्र प्रमुख है तो उस पात्र के नाम से शीर्षक हो सकता है या घटना के नाम से शीर्षक हो सकता है। आजकल एक और तरीका है, उसका व्यंजनात्मक जो शीर्षक रखते हैं, व्यंग्यात्मक जो शीर्षक रखते हैं, जैसे कुछ राजनीतिक नाटक हैं उसके अंदर ये व्यंग्यात्मक नाटक है तो उनका जो शीर्षक है वो बिल्कुल व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। और इसका 7वां बिंदु अभिनेता व रंगमंच। नाटक चूंकि रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए जो नाटककार होता है, जो लेखक होता है, वो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि इस नाटक की रचना करते समय कुछ दुरूह दृश्य जिन्हें कैसे फिल्माया जा सकता है या कैसे रंगमंच पर उपस्थित किया जा सकता है, इस बात का वो नितांत ख्याल रखते हैं ताकि वो नाटक रंगमंच की दृष्टि से असफल ना हो। और अभिनेता की दृष्टि से भी वो उसके अंदर ख्याल रखते हैं कि किस पात्र की किस तरह की भूमिका है, वो किस तरह से अपने संवाद की अदायगी करेगा और उसकी कैसे इस नाटक के अंदर जो है उपस्थिति रहेगी और कैसे उसके अंदर वो प्रवेश करेगा और किस प्रकार से वो रंगमंच के ऊपर व्यवहार करेगा। तो ये जो अभिनेता और रंगमंच है बच्चों, ये एक तत्व ऐसा है जो नाटक के तत्वों को कहानी और उपन्यास के तत्वों से अलग करता है। और इसी प्रकार एकांकी के तत्व भी ठीक इसी से मिलते जुलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको नाटक के जो 7 तत्व हैं आप निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।